हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग और पॉलिटिकल साइंस का स्कोप, अर्थ और क्षेत्र क्या है, वो दोनों हम लोग देख चुके थे। आज इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये हम लोग आज डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस शब्द का मतलब क्या है, नेचर किसको बोलते हैं। नेचर से जनरली जो अर्थ हम लोग लगाते हैं वो है प्रकृति। ये जो पर्यावरण है हमारा, उसको हम नेचर के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन नेचर का एक और मतलब भी है जिसको हम कहते हैं स्वभाव। स्वभाव किस तरह का है, नेचर किस तरह का है। तो यहाँ पर हम जिस नेचर की बात कर रहे हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर स्वभाव की बात करते हैं। हर विषय का अपना एक स्वभाव होता है। तो उसी तरह से राजनीति विज्ञान का भी एक स्वभाव है, राजनीति विज्ञान का भी अपना एक नेचर है। नेचर में हम क्या क्या देखने की कोशिश करते हैं, मतलब किन किन कारकों से नेचर डिसाइड होता है। तो पहले हम उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, फिर पॉलिटिकल साइंस के नेचर के ऊपर आते हैं। सबसे पहली बात, जिस भी विषय को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, हमारे लिए ये जानना जरूरी है। क्योंकि वो क्या है उसी से उसकी प्रकृति के बारे में पता चलता है। अब वो विषय क्या है, इसमें हम क्या देखते हैं कि उसकी विषय वस्तु कैसी है। विषय वस्तु का मतलब जिन जिन सामग्रियों का अध्ययन उसमें हम कर रहे हैं, वो विषय सामग्रियां कैसी हैं। क्या वो विश्वसनीय है, अविश्वसनीय है, आदर्शात्मक है, यथार्थवादी है। तो वो सब विषय वस्तु के अंदर आती है। दूसरी तरह से, दूसरी बात कि जो भी विषय हम पढ़ रहे हैं उसका अध्ययन किस तरह का हो रहा है। अध्ययन का मतलब उसको हम किस तरह से पढ़ रहे हैं। क्या वो कल्पना के आधार पर पढ़ा जा रहा है कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, या ऐसा हो रहा है, या ऐसा हो सकता है। तो ये जो कल्पनावादी है, क्या इस तरह का हमारा अध्ययन है, या जो वास्तव में जो घटित हो रहा है, जो यथार्थ में हो रहा है, वो अध्ययन हम कर रहे हैं। तो अध्ययन क्या, अध्ययन वस्तु के साथ साथ किस तरह का अध्ययन हो रहा है, ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। और ये चीज भी उस विषय की प्रकृति को निर्धारित करता है। फिर तीसरी बात कि वो विषय तार्किक है या नहीं। तार्किक का मतलब उसके पीछे लॉजिक है या नहीं। देखो, लॉजिक का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कोई एक निश्चित तर्क दिया जाता है, और वो तर्क उस हमारे तथ्य को, हमारे कथन को, हमारे विचार को प्रमाणित करता है। तो उस विषय के अंदर तार्किकता है या नहीं, क्योंकि तार्किकता होगी तभी उस विषय को स्वीकार्यता मिलेगी, लोग उसे स्वीकार करेंगे। अगर तार्किकता नहीं है तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो विषय के प्रकृति के को जानने के लिए उसकी तार्किकता को समझना भी जरूरी है। फिर अगली दो बातें और हम इसमें बता सकते हैं कि वो विषय अनुभवात्मक यानी कि इंपिरिकल है या नहीं, और वो व्यावहारिक है या नहीं, कि उसको व्यवहार में अपनाया जा सकता है या नहीं। तो किसी भी विषय की प्रकृति को जानने के लिए हमें उस विषय के बारे में सबसे पहली चीज क्या जानने की आवश्यकता है कि वो क्या है। दूसरी बात, जब हम ये जान लेते हैं कि वो विषय क्या है, तब हमें ये जानने की जरूरत पड़ती है कि वो विषय ऐसा क्यों है। तो उस क्यों में जानने के लिए हम क्या जानने की कोशिश करते हैं कि उस विषय की अध्ययन पद्धतियां क्या है। अध्ययन पद्धति का मतलब, हम किसी भी विषय को जब पढ़ते हैं ना, तो उसको पढ़ने का एक तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भारत की राजनीतिक व्यवस्था का अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था से तुलना करते हैं तो ये तुलनात्मक पद्धति कहलाती है। ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम भारत के इतिहास को, राजनीतिक इतिहास को समझना चाहते हैं तो हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। तो ये ऐतिहासिक पद्धति कहलाती है। तो कहने का मतलब, विषय को पढ़ने में अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, और वो पद्धतियां ही किसी विषय को वैज्ञानिक, अवैज्ञानिक, व्यावहारिक, आदर्शवादी, यथार्थवादी, ये सब बनाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात जो अभी हमने पढ़ी कि प्रकृति को जानने में विषय क्या है के साथ साथ क्यों है में हम उसकी पद्धतियां, उसकी कार्यप्रणाली, उसके विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब कि जिस भी तथ्य को हम पढ़ रहे हैं उसका पूरा विश्लेषण किया जाएगा, उसके
गुण क्या है, उसके दोष क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, ये सब विश्लेषण के अंदर आता है। तो विश्लेषण भी या प्रकृति को निर्धारित करने में योगदान देती है। और इसी तरह से किसी भी विषय के अंदर जब हम कोई तथ्य पढ़ रहे हैं, कोई सामग्री पढ़ रहे हैं, तो उसके परिणाम क्या है, वो परिणाम भी उस विषय की प्रकृति को निर्धारित करते हैं। और आखिरी बात जो हम यहाँ पर कह सकते हैं वो है कि किसी जो विषय हम देखने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है और क्यों है के साथ में वो कैसा है, इसको जानना भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि यही बात उस विषय की प्रकृति को भी निर्धारित करती है। तो विषय कैसा है के अंदर हम लोग क्या क्या देख सकते हैं कि ये विषय विश्वसनीय है या अविश्वसनीय, मतलब इसके ऊपर, इस विषय के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या वो बात स्वीकार करने लायक है, अगर लायक है तो वो विश्वसनीय है, और अगर स्वीकार करने लायक नहीं है तो वो विश्वसनीय नहीं है। क्या वो विषय सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक का मतलब क्या उस विषय में जो जो चीजें कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, क्या वो सब जगह पढ़ा जाता है, अगर है तो वो सार्वभौमिक है, और अगर नहीं पढ़ा जाता तो वो सार्वभौमिक नहीं है। क्या वो विषय सर्वमान्य है, सर्वमान्य का मतलब जिसको सभी लोग स्वीकार करते हैं, अगर वो सभी लोग स्वीकार करते हैं तो वो सर्वमान्य है, और सभी लोग स्वीकार नहीं करते हैं तो वो सर्वमान्य नहीं है। तो शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी विषय क्या है, वो ऐसा क्यों है, और वो कैसा है, इन तीन संदर्भों के आधार पर हम क्या बता सकते हैं कि वो विषय अपने स्वभाव से विज्ञान है या कला है, ये हम लोग बता सकते हैं। अब मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत कठिन ये बात है समझने के लिए, सरल शब्दों में मैं बता रहा हूं। किसी भी विषय की प्रकृति के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम उसके स्वभाव की बात करते हैं, और स्वभाव के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो विषय विज्ञान है, उसका स्वभाव विज्ञान की तरह है, या उसका स्वभाव कला की तरह है। तो ये विज्ञान और कला को जानने के लिए हम उस विषय के इन तीन पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं कि वो विषय क्या है, वो विषय क्यों है, और वो विषय कैसा है। ये तीनों ही संदर्भ उस विषय की प्रकृति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये प्रकृति से रिलेटेड एक बैकग्राउंड है जो आपको समझना आपके लिए जरूरी था, वो मैंने बताया था। अब हम आते हैं जो हमारा मूल विषय है, पॉलिटिकल साइंस का नेचर कैसा है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति कैसी है। तो अब जैसे कि हम नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कि राजनीति के अंदर एक विज्ञान शब्द छिपा हुआ है। तो विज्ञान, हम लोग तो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कला के विद्यार्थी हैं, तो कला में विज्ञान कहाँ से आ गया? तो इसके लिए पहले हमको विज्ञान को समझना जरूरी है। विज्ञान का मतलब क्या होता है? ऐसा विषय जिसके अंदर कार्य कारण संबंध होता है, कॉजेज इफेक्ट रिलेशन। कार्य कारण संबंध का मतलब जो भी कार्य हो रहा है उसके पीछे एक निश्चित कारण है। जैसे हम लोग कहते हैं पंखा चल रहा है, पंखा क्यों चल रहा है? क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी पंखा नहीं चलेगा, है ना। तो हर हर कार्य के पीछे एक निश्चित कारण होता है, और इस तार्किकता के कारण ही कोई विषय वैज्ञानिक बनता है, उसको हम विज्ञान की श्रेणी में हम ले सकते हैं। तो ये विज्ञान का एक मोटा अर्थ है। विज्ञान दो तरह का होता है, एक जिसको हम नेचुरल साइंस या जिसको प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, और दूसरा जिसको हम सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान कहते हैं। आप लोगों ने 11th के अंदर पढ़ा होगा बायोलॉजी, सुना भी होगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स या जियोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये नेचुरल साइंसेस, प्राकृतिक विज्ञान के अंदर आते हैं। लेकिन आर्ट्स के अंदर हम जो विषय पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, ये सब समाज विज्ञान के अंदर आते हैं, सोशल साइंस का पार्ट है। क्यों है? क्योंकि इन सब में, समाज विज्ञान के अंदर ये जितने भी विषय हैं, इन सब में हम किसकी स्टडी करते हैं? मनुष्य की स्टडी करते हैं। और मनुष्य क्या रहता है? समाज में रहता है। तो समाज में रहने वाले मनुष्य के अलग अलग पक्षों के लिए समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, इन विषयों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए हम इन सबको किस किस कैटेगरी में रखते हैं? इनको सोशल साइंस की कैटेगरी में रखते हैं। बाकी जो दूसरे विषय हैं जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ये नेचर का पार्ट है, प्रकृति का हिस्सा है, और ये भौतिक पदार्थों से जुड़े हुए विषयों पर का अध्ययन करता है। इसीलिए हम इनको नेचुरल साइंस की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो मोटे तौर पर हम विज्ञान को दो भागों में बांट सकते हैं, एक नेचुरल साइंस और दूसरा
सोशल साइंस। पॉलिटिकल साइंस इसमें किसमें आता है? सोशल साइंस की कैटेगरी के अंदर आता है, समाज विज्ञान की श्रेणी के अंदर आता है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है, तो इसकी प्रकृति को लेकर मान्यताएं क्या है? ये सामाजिक विज्ञान है, ये तो हम निष्कर्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले राजनीति विज्ञान की प्रकृति को लेकर अलग अलग विचार राजनीतिक विद्वानों में रहे हैं। इन विचारों को हमारे लिए जानना जरूरी है। इन्हीं विचारों को हम कह रहे हैं कि ये राजनीति विज्ञान की प्रकृति को लेकर कुछ मान्यताएं हैं। वो मान्यताएं क्या है? कुछ राजनीतिक विद्वान क्या मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है, सोशल साइंस है, और कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि ये तो एक आर्ट है, कला है। ठीक है, अब इसमें भी ये जो पहला पक्ष हमने देखा था कि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है, इसमें दो धारणाएं हैं। कुछ राजनीतिक विद्वान ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है ही नहीं, उसके पीछे उन्होंने अपने तर्क दिए, और कुछ राजनीतिक विद्वान ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। तो ये जो पूरा पक्ष है, राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाना या विज्ञान नहीं मानना, ये राजनीति विज्ञान की प्रकृति के अंदर आता है। इसी को हम राजनीति विज्ञान की प्रकृति के रूप में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, उसको लेकर क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क आप लोगों ने यहाँ पे देख सकते हो, जहां पे मेरे कर्सर है मेरे कंप्यूटर का। विज्ञान के अंदर सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं। सर्वमान्य सिद्धांत का मतलब क्या है? ऐसे सिद्धांत जिसको सभी लोग स्वीकार करते हैं। जैसे अंक गणित में होता है 2 और 2 4, ये बात मैं भी मानता हूं, बच्चा भी मानता है, बूढ़ा भी मानता है, भारत का व्यक्ति भी मानता है, अमेरिका का व्यक्ति भी मानता है, सब लोग मानते हैं। तो एक ऐसा सिद्धांत जिसको सभी लोग स्वीकार करते हैं, उसको हम कहते हैं सर्वमान्य सिद्धांत। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, जो कि प्राकृतिक विज्ञान का हिस्सा है। उसमें एक नियम है कि कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे ही की तरफ ही गिरती है। इसको हम कहते हैं, ये ग्रेविटी का या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के तहत किसी भी चीज को ऊपर फेंको तो वो नीचे आएगी, ऊपर अगर कोई चीज है तो वो नीचे ही गिरेगी। ये बात मैं भी मानता हूं, हर व्यक्ति मानता है। इसको हम सर्वमान्य सिद्धांत कहते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर एक प्रिंसिपल है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम मिलाते हैं तो वो पानी बनता है। ये बात मैं भी मानता हूं। हर व्यक्ति जो इस चीज का अनुभव रखता है वो मानेगा कि हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बनता है। तो विज्ञान के अंदर सर्वमान्य सिद्धांत, यानी कि जिनकी एक्सेप्टेंस सभी के पास है, सभी स्वीकार करते हैं, ऐसे सर्वमान्य सिद्धांत पाए जाते हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक विद्वान क्या बोलते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंदर ऐसे सर्वमान्य सिद्धांत नहीं होते हैं, इसलिए ये विज्ञान नहीं है। उनका तर्क क्या था कि राजनीति विज्ञान में बहुत सारे विचार, बहुत सारी अवधारणाएं और बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो सर्वमान्य नहीं है, जो सुनिश्चित नहीं है और जो एक जैसी नहीं है, उनमें समरूपता का अभाव है। उसके पीछे वो एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं कि पुलिसीय राज्य अच्छा होता है। पुलिसीय राज्य का मतलब कि ऐसा राज्य जो केवल शांति और व्यवस्था स्थापित कर सकता है, इसके अलावा राज्य को कोई काम नहीं करने चाहिए। जबकि दूसरे कुछ राजनीतिक विद्वान क्या मानते हैं कि नहीं, लोक कल्याणकारी राज्य ज्यादा अच्छा होता है, यानी कि ऐसा राज्य जो लोगों के कल्याण के लिए ज्यादा काम करता है, वो लोक कल्याणकारी राज्य ज्यादा अच्छा होता है। तो कहने का मतलब राज्य की प्रकृति को लेकर हम दो तरह के मत देख सकते हैं। इसी तरह से शासन की व्यवस्थाएं, जैसे कुछ लोग लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं तो कुछ लोग अधिनायक तंत्र को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग सैनिक तंत्र को अच्छा मानते हैं तो कुछ लोग राजतंत्र को अच्छा मानते हैं। तो शासन व्यवस्थाओं के बारे में भी एक मत नहीं है। इसी तरह से राजनीतिक दल की अगर बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि किसी देश के अंदर 2 ही दल होने चाहिए, वो अच्छी व्यवस्था है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बहुदलीय व्यवस्था में बहुत सारे विचारों को प्रतिनिधित्व मिलता है, इसलिए बहुदलीय व्यवस्था ज्यादा अच्छी है। तो कहने का मतलब राजनीति विज्ञान में बहुत सारी विचार, बहुत सारी अवधारणाएं ऐसी हैं जिसके ऊपर लोगों में एक मत नहीं है, सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। इसीलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। यह पहला तर्क दिया जाता है राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने के संदर्भ में। दूसरी बात अगर हम देखें तो वो है कार्य कारण संबंध।
विज्ञान के अंदर जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, हर कॉज के पीछे एक रीजन होता है, हर कार्य के पीछे एक निश्चित कारण होता है और उसी कारण के आधार पर वो विज्ञान बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, बर्फ, बर्फ बनना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। बर्फ क्यों बन रही है, इसके पीछे कारण क्या है कि पानी को एक निश्चित तापमान तक अगर हम ठंडा करेंगे, फ्रिज में रखेंगे या फ्रीजर के अंदर रखेंगे, तो पानी अनिवार्य रूप से बर्फ बनेगा। तो बर्फ बनने के पीछे कारण क्या है, पानी को एक निश्चित तापमान तक ठंडा करना। इसी तरह से विज्ञान में एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, यदि उसी पानी को अगर एक निश्चित टेम्परेचर तक हम गर्म करेंगे तो वो पानी किस में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा। तो भाप क्यों बनी, क्योंकि पानी को एक निश्चित तापमान तक गर्म किया। मतलब हमने दो एग्जांपल देखे पानी के ही, पानी बर्फ बन रही है, ये बर्फ बनना एक काम हुआ और इसके पीछे कारण क्या है कि उस पानी को हमने एक निश्चित तापमान तक ठंडा किया। अगर ठंडा नहीं करते तो पानी बर्फ नहीं बनती। इसी तरह से भाप बनना एक काम हुआ, भाप क्यों बनी, उसके पीछे कारण क्या है कि पानी को एक निश्चित तापमान तक गर्म किया। जैसे ही आप गैस ऑन करते हैं तो पानी भाप बन के नहीं उड़ता है, एक निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद ही वो भाप बनकर उड़ेगा। तो ये गर्म करना एक कारण हुआ। तो विज्ञान के अंदर ऐसे कार्य कारण संबंध स्थापित किए जाते हैं, इसलिए वो विज्ञान है। लेकिन राजनीति विज्ञान के अंदर कुछ राजनीतिक विद्वान क्या मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में कार्य और कारण के बीच में संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते, इसलिए ये विज्ञान नहीं है। उसके पीछे उन्होंने तर्क किया दिया कि राजनीति विज्ञान के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, मनुष्यों के बहुत सारे ऐसे राजनीतिक व्यवहार होते हैं, राज्य के अंदर बहुत सारी ऐसी नीतियां होती हैं जिनके पीछे कोई निश्चित कारण नहीं दिए जा सकते। एक ही घटना के पीछे, एक ही राजनीतिक व्यवहार के पीछे, एक जैसी नीतियों के पीछे एक निश्चित कारण सब जगह हो, यह संभव नहीं है। इसके लिए वो क्या उदाहरण देते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो किसी देश के अंदर कोई शासन व्यवस्था लोगों पर अत्याचार कर रही है, उनका शोषण कर रही है। अगर लोगों के अंदर उस शोषण को सहन करने की शक्ति है तो वो उस शोषण को सहेंगे, एक देश के नागरिक। अब यही एग्जांपल दूसरे देश में लेते हैं कि दूसरे देश में भी ऐसा ही वहां की सरकार लोगों पर शोषण कर रही है, लेकिन अगर लोगों में उस शोषण को सहन करने की क्षमता नहीं है तो वो उस सरकार के विरुद्ध, उस राज्य के विरुद्ध क्रांति कर देगी। अब देखो काम एक जैसा हुआ, दोनों राज्यों के अंदर लोगों पर शोषण हुआ, लेकिन उसका प्रभाव क्या हुआ, दोनों जगह अलग अलग है। एक जगह लोग क्रांति के लिए खड़े हो रहे हैं और दूसरी जगह लोग क्रांति के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। तो एक तो एग्जांपल ये कि काम एक जैसा हुआ लेकिन प्रभाव दोनों जगह अलग अलग है। अब कारण की अगर बात करें, सपोज करो इंडिया में स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्रांति हुई और गांधी जी के नेतृत्व में हमने अहिंसक आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, है ना। मोटे तौर पर हालांकि हमारे यहाँ पर भी कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की अहिंसा की नीति का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। तो हमारे यहाँ पर हम कह सकते हैं हिंसा और अहिंसा दोनों से मिलकर आजादी की क्रांति हुई और हमने स्वतंत्रता को प्राप्त किया। लेकिन जब हम बात करते हैं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, शासन में बदलाव जो हुआ था वो बिना किसी खून खराबे के हुआ। तो काम तो एक ही हो रहा है, क्रांति हो रही, दोनों जगह बदलाव हो रहा है, दोनों जगह क्रांति हुई, लेकिन कारण दोनों जगह अलग अलग है। एक जगह हिंसक और अहिंसक कारण मिश्रित रूप से है और एक जगह केवल अहिंसक कारणों का ही पीछे प्रभाव रहा है। तो कहने का मतलब राजनीति विज्ञान के अंदर हम कारणों की बजाय अनुमानों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। हम एग्जम्पशंस लगाते हैं कि ये कारण हुआ तो इसके पीछे ये कार्य हुआ तो इसके पीछे शायद ये कारण रहा होगा। तो जैसे विज्ञानों के अंदर कार्य कारण संबंध स्थापित किए जाते हैं, राजनीति विज्ञान के अंदर ऐसे कार्य कारण संबंध स्थापित नहीं हो पाते। इसीलिए कुछ राजनीति विद्वान मानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा लॉजिक अगर जब की बात करें तो वो है एक्सपेरिमेंट, प्रयोग और परीक्षण को लेकर। साइंस के अंदर जो नेचुरल साइंस होती है, तो साइंस के अंदर हम कहते हैं कि प्रयोगशालाओं, लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा स्कूलों के अंदर फिजिक्स की लैब होती है, कंप्यूटर की लैब होती है, केमिस्ट्री की लैब होती है, बॉटनी की लैब होती है, जूलॉजी की लैब होती है। एक बंद कमरा जिसको हम लेबोरेटरी कहते हैं, उसके अंदर इक्विपमेंट या संसाधन होते हैं और उन संसाधनों के आधार पर जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर
परीक्षण या प्रयोग किए जाते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञानों में क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक छोटे से एरिया लेबोरेटरी के अंदर हो रहा है। किस वस्तु पर हो रहा है, निर्जीव वस्तुओं पर हो रहा है। और जब ऐसा ही एक्सपेरिमेंट पूरे विश्व में किया जाता है तो एक जैसे परिणाम आते हैं। नेचुरल साइंस के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा था अभी, केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उदयपुर में अगर किसी लेबोरेटरी में मिलाएंगे तो भी पानी बनेगा, अमेरिका में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तब पानी बनेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिलाएंगे तब भी पानी बनेगा। कारण क्या है कि एक बंद कमरे में निर्जीव वस्तुओं पर इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो एक प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, सफल परीक्षण कहा जाता है। जो लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते, उनका क्या तर्क है कि राजनीति विज्ञान के अंदर ऐसे एक्सपेरिमेंट, ऐसे प्रयोग और परीक्षण संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तो उसके लिए वो दो रीजन बताते हैं। एक तो राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु ऐसी है, और दूसरा राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र। ये दो कारण ऐसे हैं जिसके चलते इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं किए जा सकते हैं। क्यों नहीं किए जा सकते हैं? तो पहली बात, राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु सजीव प्राणी है, चेतनशील मनुष्य, यानी कि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और आप लोग जानते हो कि मनुष्य का व्यवहार निरंतर बदलता रहता है। सपोज करो, एक एग्जांपल की अगर हम बात करें, अभी मेरे लिए मोदी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन 1 घंटे बाद मेरे लिए मोदी जी बहुत खराब हो जाते हैं। तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि मैं मोदी जी का प्रशंसक हूं या मोदी जी का विरोधी हूं। तो ये जब ऐसे परिवर्तनशील स्वभाव वाले मनुष्य का अध्ययन किया जाता है तो उसके बारे में कोई निश्चित तर्क नहीं दिया जा सकता, कोई निश्चित परिणाम या निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो पहली बात हम क्या कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान की जो विषय वस्तु है वो सजीव प्राणी है, जबकि प्राकृतिक विज्ञानों में निर्जीव वस्तुओं पर अध्ययन किया जाता है जो बदलती नहीं है। लेकिन राजनीति विज्ञान में सजीव मानव पर के व्यवहार का अध्ययन होता है जो निरंतर परिवर्तनशील होता है, इसलिए प्रयोग या परीक्षण संभव नहीं है। दूसरी बात, जैसा कि अभी हमने कहा, नेचुरल साइंसेज के अंदर लेबोरेटरी बहुत छोटी सी होती है, एक बंद कमरा होता है जिसके अंदर परीक्षण किया जाता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम जिस मनुष्य का अध्ययन कर रहे हैं वो समाज में रहता है, और समाज का दायरा बहुत बड़ा है। ये जो लेबोरेटरी है पॉलिटिकल साइंस की सोसाइटी, वो सोसाइटी बहुत व्यापक क्षेत्र में फैली हुई है, और इसी व्यापक क्षेत्र में फैली हुई लेबोरेटरी के अंदर मनुष्यों के व्यवहार में विविधताएं, डाइवर्सिटी होती है। तो इसी कारण उनके ऊपर एक जैसा अध्ययन नहीं किया जा सकता, और एक जैसा जब अध्ययन नहीं होगा तो एक जैसे परिणाम भी उपलब्ध नहीं किए जा सकते, अलग अलग परिणाम आ सकते हैं। तो ये एक और रीजन जिसके आधार पर कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान के अंदर ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है। तीसरी बात, अगला जो लॉजिक दिया जाता है वो ये कि विज्ञान के अंदर मेजरमेंट, प्योर मेजरमेंट संभव है, शुद्ध मापतोल जिसको हम कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों के अंदर पदार्थ के ऊपर अध्ययन किया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर पानी बनता है, तो उसकी एक निश्चित मात्रा होती है। इसी तरह अभी हमने दो और एग्जाम्पल किए थे, पानी को भाप बनाना। तो जैसे मैंने कहा कि गैस को चालू करते ही पानी भाप नहीं बनेगी, पानी को एक निश्चित तापमान तक गर्म करना पड़ेगा। तो वो निश्चित तापमान क्या है? वो मापतोल है। इसी तरह हमने बर्फ की बात करी कि पानी को एक निश्चित टेम्परेचर तक ठंडा करेंगे, तो वो निश्चित टेम्परेचर क्या है? मापतोल है। तो अगर ये मापतोल हम स्वीकार करते हैं तो हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेस होता है। तो विज्ञान में ऐसे शुद्ध मापतोल होने के कारण वो विज्ञान है। राजनीति विज्ञान के अंदर कुछ विद्वान मानते हैं कि ऐसे मेजरमेंट, प्योर मेजरमेंट राजनीति विज्ञान में संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? उसके लिए फिर वही दो बातें कि राजनीति विज्ञान के अंदर जिनका अध्ययन किया जा रहा है वो चेतन और सजीव प्राणी हैं। सपोज करो अभी मेरे से कोई बात कर रहा है, तो वो ये कह रहा है कि इस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मुझे कितना गुस्सा आ रहा है उसको माप नहीं सकते। क्या मुझे 1 किलो गुस्सा आ रहा है, क्या मुझे पाव भर गुस्सा आ रहा है, क्या मुझे 5 किलो गुस्सा आ रहा है, या हम कहते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत ही उदार है, लोगों के हित में काम करने वाला है। तो कितना हित में काम करने वाला है, इसका कोई मापन नहीं है। तो हम कहने का मतलब, राजनीति विज्ञान की जो विषय वस्तु है वो सजीव चेतनशील प्राणी है, और उस चेतनशील प्राणी का व्यवहार निरंतर परिवर्तनशील रहता है, निरंतर बदलता रहता है। इसीलिए ऐसे सजीव परिवर्तनशील प्राणियों के व्यवहार को
मापा नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें स्थिरता नहीं है। अस्थिरता के कारण ही ये कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान के अंदर प्राकृतिक विज्ञानों की तरह शुद्ध मापतोल नहीं है, और इसीलिए अध्ययन को उतना प्रामाणिक, उतना विश्वसनीय नहीं बनाया जा सकता जितना कि नेचुरल साइंस के अंदर बनाया जाता है। एक अगला तर्क जो विज्ञान के संदर्भ में दिया जाता है वो ये कि नेचुरल साइंसेस के अंदर भविष्यवाणियां की जा सकती है, फोरकास्ट हम लोग कर सकते हैं। जितने भी प्राकृतिक विज्ञान है, जैसे एक एग्जांपल, अभी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कहेंगे कि अगर पानी को गर्म करेंगे तो वो बर्फ जरूर बनेगी, सॉरी भाप जरूर बनेगी, और अगर पानी को ठंडा करेंगे तो वो बर्फ जरूर बनेगी, क्योंकि हमें पता है कि ऐसा होने पर ऐसा ही होगा। अगर हम जो काम, जो चीजें, जो लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं, उन लक्षणों के आधार पर हम भविष्यवाणियां कर सकते हैं। ये नेचुरल साइंसेस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वहां पर नियम जो हैं वो सुनिश्चित होते हैं। जो भी नेचुरल साइंसेस के प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, जो उनके रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं, वो एक्सेप्टेबल हैं, सब लोग उसको स्वीकार करते हैं, हर जगह वो एक जैसे होते हैं, इसीलिए उनके बारे में सटीक भविष्यवाणियां की जा सकती है। एक एग्जांपल की बात करें, अभी सपोज करो आसमान में बहुत घने बादल छा रहे हैं, उदयपुर के अंदर बहुत घने बादल छा रहे हैं, बहुत गर्मी हो रही है, कड़ाके की बिजली चमक रही है, तो हम लोग क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं कि शायद बहुत तेज बारिश आने वाली है। बारिश आई नहीं है, लेकिन घने बादलों को देखकर, कड़कड़ाती बिजलियों को देखकर, बहुत जो ह्यूमिडिटी है, जो गर्मी है, उमस है, उसको देखकर हम लोग ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि उदयपुर में बहुत तेज बारिश आने वाली है। अगर ऐसा ही माहौल विश्व के किसी भी कोने में हो, तब भी हम इस प्रकार की भविष्यवाणियां कर सकते हैं। लेकिन जो लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं, वो क्या तर्क देते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंदर ऐसी सटीक भविष्यवाणियां संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि राजनीतिक व्यवहार विज्ञान के अंदर जो नियम हैं, जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार हैं, जो राजनीतिक घटनाएं हैं, घटित होती हैं, वो अनिश्चित हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में सब कुछ निश्चित है, लेकिन राजनीति विज्ञान में ये सब कुछ अनिश्चित है, और इसी अनिश्चितता के कारण लोगों के अंदर एक मत नहीं है, मतेकी का अभाव है, अलग अलग धारणाएं हैं। जैसे सपोज करो, मैंने एग्जांपल दिया था, अगर किसी देश के अंदर कोई शासक बहुत ज्यादा निरंकुश है, लोगों पर अत्याचार कर रहा है ना, लेकिन अगर लोगों में उस अत्याचार को सहन करने की शक्ति है तो वो उस शासक को नहीं हटाएंगी। लेकिन अगर किसी राज्य के अंदर निरंकुश शासक लोगों पर अत्याचार कर रहा है तो वो लोग मिलकर उस शासक को हटा देंगे। तो अब दो अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो आप दोनों जगह एक जैसी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि देखो ये शासक लोगों पर अत्याचार कर रहा है तो अब लोग इकट्ठा होकर इसको क्रांति के माध्यम से हटा देंगे, क्योंकि एक जगह तो हटा रहे हैं, एक जगह नहीं हटा रहे हैं। तो घटनाएं अलग अलग घटित होती हैं, मनुष्यों के व्यवहार अलग अलग हैं, इसीलिए लोगों के अंदर एक मत का अभाव है, और इसी एक मत के अभाव के कारण सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। एक दूसरा एग्जाम्पल और हम लेते हैं, चुनाव जब होते हैं, आप लोगों को पता है कि सरकार बनाने से पहले चुनाव किए जाते हैं, और चुनाव में जिस दल को बहुमत मिलता है वो दल हमारे यहाँ सरकार बनाता है। अब अभी के हालत में हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि भारत के अंदर मोदी जी अगले चुनाव में वापस जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। अभी हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं। हमारा अनुमान सही भी हो सकता है और हमारा अनुमान गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वोट कौन देगा? यही सजीव प्राणी वोट देंगे। हो सकता है अभी मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हो तो वो ये सोच रहे हो कि नहीं, हम अगले चुनाव में मोदी जी को ही वोट देंगे, लेकिन अभी चुनावों में 2 साल का समय बाकी है। 2 साल में पता नहीं ऐसा कुछ हो जाए कि लोग मोदी जी से नाराज हो जाएं, तो उस मोदी जी को वो कभी वोट नहीं करेंगे। तो वर्तमान को देखते हुए हम भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते, उसके बारे में सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो ये एक और कारण है जिसके चलते राजनीति विज्ञान के अंदर कुछ विद्वान ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है। अगली बात अगर हम ये करें तो यहां पर ये कहा जाता है सब्जेक्टिव अध्ययन। राजनीति विज्ञान के को विज्ञान नहीं कहने के लिए एक और तर्क ये दिया जाता है कि प्राकृतिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठ अध्ययन होता है। देखो, इसको समझने की कोशिश करना, शब्द बड़ा कठिन है। वस्तुनिष्ठ का मतलब, वस्तु का मतलब कोई भी सामग्री है ना। हम किसी भी विषय को का अध्ययन करने के लिए उसकी सामग्री क्या है
केवल उसी का अध्ययन करते हैं, तो उस जब हम उस सामग्री को फोकस में रखकर, केंद्र में रखकर जब उसी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहलाता है। उसमें हमारे हमारे मतलब जो भी उस वस्तु का अध्ययन कर रहा है, उसका अपना निजी विचार उसके अंदर शामिल नहीं होता है। तो ऐसे अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? ये मूल्य निरपेक्ष, वैल्यू फ्री स्टडी है, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। तो प्राकृतिक विज्ञानों में भौतिक पदार्थों पर ऐसा वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जा सकता है जो कि पूरी तरह से मूल्य निरपेक्ष होता है। लेकिन राजनीति विज्ञान के अंदर ऐसे वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि पहली बात, राजनीति विज्ञान में अध्ययन किसका किया जा रहा है? सजीव प्राणियों का। तो जब जिन वस्तुओं का अध्ययन किया जा रहा है वो खुद बदल रही हैं, तो उसको अध्ययन करने वाले लोगों के विचार भी बदलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। राजनीति विज्ञान के अंदर क्या हो रहा है कि जिन विषय वस्तुओं का अध्ययन किया जा रहा है, वो विषय वस्तु स्वयं परिवर्तनशील है, इसीलिए उसकी स्टडी करने वाले लोगों के विचार भी बदलते रहते हैं। इसी कारण जो विषय वस्तु है उसका उसी रूप में अध्ययन नहीं किया जाता। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे उससे और क्लियर होगा। हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अंदर जो घटनाएं हैं अध्ययन करने वाली, उनसे जुड़े हुए व्यवहार बदलते रहते हैं। तो इसीलिए उसमें तटस्थ रहना मतलब कि अगर सपोज करो मैं किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेने गया, मुझे उसके स्वभाव का अध्ययन करना है। जैसे ही मैंने उससे इंटरव्यू स्टार्ट किया तो उसने बड़े प्यार से मेरे से बातें की, तो मैं उसके स्वभाव के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। लेकिन 10 मिनट बाद यदि वो गुस्सा करने लग गया तो मुझे अपना निष्कर्ष बदलना पड़ेगा। मैं क्या कह सकता हूं कि नहीं, ये तो बहुत खराब व्यक्ति है। कहने का मतलब व्यक्ति का व्यवहार बदला तो मैं अपने निर्णय पर, अपने अध्ययन पर तटस्थ नहीं रहा, मुझे अपने विचार बदलने पड़े। और हो सकता है शायद मैं गलत देख रहा हूं, उसको किसी कारणवश गुस्सा आ गया, लेकिन मैंने उसके स्वभाव को उसके साथ जोड़ दिया। तो राजनीति विज्ञान में इस प्रकार के मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं है। तो ऐसे अध्ययन जिसमें विषय वस्तु पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि अध्ययनकर्ता खुद अपने विचार उसमें शामिल करता है, उसको हम बोलते हैं ये व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन है। प्राकृतिक विज्ञानों में कौन से अध्ययन हो रहे हैं? वस्तुनिष्ठ अध्ययन, जिससे उसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो रही है। लेकिन राजनीति विज्ञान में कौन से अध्ययन हो रहे हैं? वस्तुनिष्ठ अध्ययन। इसी कारण इसको कुछ राजनीतिक विद्वान विज्ञान नहीं मानते हैं। देखिए अब एक एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर कुछ ऑरेंज है, नारंगी है ना। एक व्यक्ति क्या कह रहा है? ये नारंगी है। मतलब इसने क्या कहा? जो चीज इसको दिखाई दी उसी चीज का इसने वर्णन किया। दीज आर ऑरेंजेस, ये ना संतरे हैं। ठीक है, तो ये है वस्तुनिष्ठ अध्ययन कि जिस विषय वस्तु के बारे में बात की जा रही है वो जैसी है उसके बारे में वैसा ही व्यक्त करना, ये वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहलाता है। लेकिन देखिए ये दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है? ब्लू कलर में आपको क्या दिख रहा है? आई लव ऑरेंजेस, मुझे संतरे बहुत पसंद है। मतलब ये संतरों की बात नहीं कर रहा है, संतरों के बारे में इसकी सोच क्या है ये उसको व्यक्त कर रहा है। ये कहलाता है व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। एक है व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन ये वाला, और ये है वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो विज्ञान के अंदर ऐसे वस्तुनिष्ठ अध्ययन होते हैं और राजनीति विज्ञान के अंदर वस्तुनिष्ठ अध्ययन होते हैं। तो इसी कारण कुछ राजनीति विद्वान क्या मानते हैं कि राजनीति विज्ञान नहीं है। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को साइंस नहीं मानने वाले लोग ये भी तर्क देते हैं कि राजनीति विज्ञान में सिस्टमेटिक अध्ययन नहीं होता है, क्रमबद्ध अध्ययन नहीं होता है। क्रमबद्धता का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग शुरू करो, आपको एबीसीडी अगर बोलने के लिए कहा जाए तो आप कैसे बोलेंगे? पहले ए बोलेंगे, फिर बी बोलेंगे, फिर सी बोलेंगे, फिर डी बोलेंगे, और ऐसे 1 बाय 1 करते करते आप जेड तक पहुंचेंगे। ऐसे एबीसीडी को बोला जाता है। ऐसे नहीं कि कोई ए के बाद सीधा एम पे आ जाए, एम के बाद आर पे आ जाए, आर के बाद सी पे आ जाए, सी के बाद एल पे आ जाए, एल के बाद जेड पे आ जाए। नहीं, एबीसीडी ऐसे नहीं बोली जाती है, क्योंकि ये क्रमबद्धता नहीं है। इसी तरह से अगर हम गणित में गिनती की बात करें, गिनती बोलने के लिए कहा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सीरियल है, ये क्रमबद्धता है।
विज्ञान के अंदर इसी प्रकार की क्रमबद्धता पाई जाती है। अगर आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको बाय प्रोसेस वन बाय वन स्टेप करते हुए आपको वो एक्सपेरिमेंट करना होगा। लेकिन जो लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं, उनका क्या तर्क था कि राजनीति विज्ञान में ऐसा सिस्टमेटिक अध्ययन नहीं है, क्रमबद्ध अध्ययन नहीं है, इसीलिए इसको विज्ञान की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता। एक और दूसरा तर्क क्या दिया जाता है कि राजनीति विज्ञान के अंदर एक निश्चित परिभाषा और निश्चित शब्दावली का अभाव है। जैसे फॉर एग्जांपल हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अंग्रेजी में जिसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, हिंदी में कुछ लोग जनतंत्र कहते हैं, कुछ लोग प्रजातंत्र कहते हैं, कुछ लोग लोकतंत्र कहते हैं। तो एक निश्चित शब्दावली नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में जिसको लिबर्टी कहा जाता है, हिंदी में कुछ लोग उसको स्वतंत्रता भी कहते हैं, कुछ लोग उसको आजादी भी कहते हैं, कुछ लोग उसको बंधनों का अभाव भी कहते हैं। तो कहने का मतलब राजनीति विज्ञान के अंदर ऐसी निश्चित शब्दावली नहीं है जिस पर सभी लोगों का एक मत हो। साथ ही साथ हर विषय पर लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आपने राजनीति विज्ञान के अर्थ में भी देखा था, राजनीति विज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने दी हैं। आगे भी हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान में बहुत सारी कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसको लेकर विद्वानों के अलग अलग अर्थ रहे हैं, उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो जब अर्थ और परिभाषाएं और शब्दावली एक जैसी नहीं है तो हम क्यों इसको विज्ञान की कैटेगरी में रखें, ऐसा एक तर्क कुछ राजनीतिक विद्वानों का है। और एक आखिरी बात जो हम लोग कह सकते हैं कि जो अध्ययन सामग्री है उसकी प्रकृति, उसके नेचर में भी अंतर है। साइंस के अंदर निर्जीव प्राणियों पर अध्ययन किया जाता है जो हर समय एक जैसे रहते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान के अंदर परिवर्तनशील चेतन प्राणियों का अध्ययन किया जाता है जो कि बार बार बदलते रहते हैं। इसीलिए उससे प्रामाणिक निष्कर्ष, ऐसे निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते जो कि सर्वमान्य हो, इसलिए हम इसको साइंस की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो देखिए, मैंने अभी जो बातें बताई आपको वो निष्कर्ष नहीं थी, मैंने केवल यही कहा कि राजनीति विज्ञान में जो राजनीतिक विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं, उन्होंने क्या क्या तर्क प्रस्तुत किए कि क्यों राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। उसमें हमने देखा कि राजनीति, इन विद्वानों का मानना था कि राजनीति विज्ञान में सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव है, कार्य कारण के बीच में संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, इसमें प्रयोग और परीक्षण संभव नहीं है, इसमें शुद्ध मापतोल नहीं हो सकता, इसमें सटीक भविष्यवाणियां नहीं की जा सकती, इसमें सिस्टमेटिक अध्ययन नहीं होता है और इसकी अध्ययन सामग्री जो है वो अलग है, इसीलिए इसको साइंस की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। तो हुआ एक पक्ष। राजनीति विज्ञान के अंदर कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो प्रारंभ से लगाकर वर्तमान तक अभी तक ये मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है। तो इसके पीछे उन्होंने क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए, क्या क्या तर्क दिए, उन्हीं तर्कों को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस टॉपिक को याद रखने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि जो जो पॉइंट्स हम लोगों ने नहीं है के संदर्भ में देखे थे, वही पॉइंट अब हम है के संदर्भ में देखेंगे। मतलब जिन पॉइंट्स के बेसिस पर यह कहा गया था कि राजनीति विज्ञान में ऐसा नहीं होता है इसलिए ये विज्ञान नहीं है, उन्हीं पॉइंट्स को फिर हम बेस बनाकर कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में ऐसा होता है इसलिए ये एक साइंस है। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है यूनिवर्सल थ्योरी, सर्वमान्य सिद्धांत जिसको हम कहते हैं। कल हम लोगों ने देखने की कोशिश करी थी, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में नेचुरल साइंसेस की तरह सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। जैसे साइंस के अंदर ये माना जाता है विश्व की हर कोने में कि पानी को अगर गर्म करेंगे तो भाप बनेगी, ये एक सर्वमान्य सिद्धांत है। उनका ये मानना था कि पॉलिटिकल साइंस में ऐसे सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। लेकिन कुछ राजनीतिक विद्वान ये भी मानते हैं कि माना कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर नेचुरल साइंस की तरह सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है, हर विषय पर, हर सब्जेक्ट पर सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत सारे विषय, बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारी मान्यताएं ऐसी हैं जिस पर सभी लोग एक मत हैं। लोगों में उन विचारों को लेकर मतभेद नहीं है, वो उन विषयों को लेकर एक राय व्यक्त करते हैं और लोगों की यही मतैक्यता, यानी कि उन विषयों पर, उन सिद्धांतों पर लोगों की एक राय इस विषय को वैज्ञानिक बनाती है, इसके अंदर वैज्ञानिकता का प्राण फूंकती है। तो कहने का मतलब कि राजनीति विज्ञान के अंदर भी सर्वमान्य सिद्धांत हैं। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें
तो लॉर्ड एक्टन ने एक बात कही थी, एक फेमस विद्वान है, राजनीतिक वैज्ञानिक लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन क्या बोलते हैं, शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास शक्ति आ जाए तो वो शक्ति करप्ट करती है इंसान को। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं शासक बन गया है ना, और मेरे ऊपर कोई निरंक अंकुश नहीं है, तो मेरे पास शासन की शक्ति आएगी तो मैं उस पावर का मिसयूज करूंगा। हो बहुत कम संभावना है कि मैं अपनी शक्ति का सही प्रयोग करूंगा। अगर मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है तो मैं उसको उस शक्ति का मिसयूज करूंगा। और अगर मेरे पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, ना तो पब्लिक का ना कानून का, तो मैं पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाऊंगा। तो लॉर्ड एक्टन यही बोलते हैं कि शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है और संपूर्ण शक्ति व्यक्ति को पूरी तरह से भ्रष्ट करती है। अब इस बात को हर व्यक्ति स्वीकार करता है। विश्व के किसी भी कोने में किसी भी राज व्यवस्था के तहत रहने वाला व्यक्ति इस सिद्धांत से सहमत है कि शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है। इसी प्रकार से हम एक दूसरी बात भी करें कि किसी भी व्यक्ति को, विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति को यदि अपना डेवलपमेंट करना है तो उसको कुछ स्वतंत्रताएं चाहिए, कुछ अधिकार चाहिए। और ये अधिकार कहाँ मिलेंगे? ये अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही मिल सकते हैं। तो एक सिद्धांत ये भी हम बता सकते हैं कि अगर व्यक्ति को अपना विकास करना है तो स्वतंत्रता और अधिकार चाहिए। सभी लोग इस सिद्धांत से सहमत हैं। ये अधिकार और स्वतंत्रताएं कहाँ मिलेगी? लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिलेगी। सभी लोग इससे सहमत हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने देखा। तीसरी बात, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। नौकरशाही को हम अपने सरल शब्दों में दैनिक जीवन की भाषा में क्या बोलते हैं? सरकारी कर्मचारियों की व्यवस्था, है ना। यानी कि कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, या राज्यों में मुख्यमंत्री और उनके मंत्री, जो कि निर्णय लेते हैं। लेकिन उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को एग्जीक्यूट कौन करता है? उनको क्रियान्वित करने का काम सरकारी कर्मचारी कहते हैं। तो उनकी पूरी व्यवस्था को हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो सरकारी कर्मचारी सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों को कब प्रभावी तरीके से लागू कर पाएंगे? जब वो तटस्थ रहेंगे। सपोज करो मैं किसी जिले के अंदर एक सरकारी अधिकारी हूं और मुझे कांग्रेस पसंद नहीं है और मुख्यमंत्री कांग्रेस का है, तो मैं कांग्रेस के द्वारा लिए गए निर्णयों को अगर ढंग से लागू ही नहीं करूं तो क्या होगा? वो निर्णय प्रभावी नहीं रहेंगे। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से क्या सोचता हूं वो महत्वपूर्ण नहीं है, मेरी ड्यूटी क्या है वो महत्वपूर्ण है। तो तटस्थ रहकर मुझे जो आदेश दिए जाए, जो मेरा काम है, अगर वो मैं करता हूं तो मैं उस नीति को सही ढंग से क्रियान्वित कर पाऊंगा। तो यही एक अगली बात कि किसी भी देश के अंदर सरकार तभी सफल होती है जब नौकरशाही तटस्थ होकर उसके निर्णयों को लागू करती है। तो ये तीन एग्जाम्पल अभी हमने देखे जो स्पष्ट करते हैं कि पूरे विश्व के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें हैं राजनीति विज्ञान के अंदर जिस पर सभी लोग एक राय रखते हैं, एक मत रखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में भी सर्वमान्य सिद्धांत है, इसलिए ये एक साइंस है। दूसरी बात, दूसरा लॉजिक जो दिया जाता है वो है इसका सिस्टमेटिक स्टडी। जो लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं है, उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया कि इसमें क्रमबद्धता नहीं है। कहीं पर तो राज्य का अध्ययन पहले कर लिया जाता है, कहीं पर सरकार का अध्ययन पहले कर लिया जाता है। तो ये व्यवस्थित अध्ययन के अभाव के कारण इसको साइंस नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है, उन्होंने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान के अंदर भी एक सुव्यवस्थित अध्ययन हो सकता है और होता है। यहां पर भी हर पक्ष, मतलब हम कोई सी भी अवधारणा ले लें, कोई सा भी सिद्धांत ले लें, कोई सा भी व्यवहार ले लें, कोई सी भी घटना ले लें, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, व्यवस्थित हैं, सिस्टमेटिक हैं। और इसीलिए हम उसका समग्र अध्ययन, समग्र मतलब टोटल, पूरा अध्ययन कर सकते हैं। और हर राजनीति विज्ञान की हर विषय वस्तु अपने आप में संपूर्ण है, व्यवस्थित है। इसीलिए राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। और इसके लिए वो कुछ एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं राज्य की। आज हम लोग सब कहाँ रहते हैं? पॉलिटिकली अगर हम कहें तो हम लोग राज्य में रहते हैं। जैसे भारत एक राज्य है ना, अमेरिका एक राज्य है, चीन एक राज्य है। तो पॉलिटिकली हम लोग सब कहाँ रहते हैं? राज्य में। तो ये राज्य आए कैसे? तो इसके लिए हम अभी के राज्य की बात, अभी के राज्य को समझने के लिए हम राज्य के अतीत को पढ़ेंगे। हम राज्य के बारे में शुरुआत कहां से करेंगे कि राज्य आया कब, आया कैसे, उसको लाने वाले कौन थे, वर्तमान तक वो कैसे पहुंचा, अतीत में क्या काम थे राज्य के, वर्तमान में क्या काम है, अतीत में क्या स्वरूप था, वर्तमान में क्या स्वरूप है,
अतीत में क्या प्रकृति थी, वर्तमान में क्या प्रकृति है। तो राज्य के बारे में ऐसा नहीं है कि हम केवल उसके वर्तमान स्वरूप को जान रहे हैं, हम उसके अतीत से लेकर वर्तमान तक उसके जितने भी पक्ष हैं वन बाय वन सिस्टमेटिकली हम उन सब की स्टडी करते हैं। तो कहने का मतलब जैसे ये एक एग्जाम्पल हुआ राज्य के बारे में, उसी प्रकार से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं शासन व्यवस्था के बारे में। जैसे में हम एक बात करते हैं लोकतंत्र की, जब हम लोकतंत्र को समझना चाहेंगे जो कि पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, इसके प्रकार क्या हैं, इसके सिद्धांत और मान्यताएं क्या हैं, इसके गुण और दोष क्या है। मतलब हम इस लोकतंत्र के बारे में ऐसा नहीं कि आधा अधूरा अध्ययन करेंगे, हम पूरा अध्ययन करेंगे और वो पूरा अध्ययन भी सिस्टमेटिकली करेंगे। अगर मैं डायरेक्ट ये कह दूं कि देखो लोकतंत्र के दोष ये हैं, तो वो समझ में नहीं आएगा। मुझे पहले क्या बताना पड़ेगा कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, लोकतंत्र काम किस तरह से करता है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके सिद्धांत और मान्यताएं क्या हैं। उसके बाद मुझे बताना पड़ेगा कि देखो लोकतंत्र में ये कमियां हैं और ये अच्छाइयां हैं। तो ये एक व्यवस्थित अध्ययन का उदाहरण है। तो कहने का मतलब मैंने दो बातें अभी आपके सामने रखी, एक राज्य के अध्ययन के बारे में, एक शासन व्यवस्था के अध्ययन के बारे में, और ऐसे ही हर राजनीति विज्ञान की हर विषय वस्तु को इसी तरह से सिस्टमेटिकली समझा जाता है और उसको उसके संपूर्णता में क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से समझने की कोशिश की जाती है। तो ये दूसरा तर्क कि क्यों राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। तीसरी बात यहां पर हम कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंदर भी कॉजेज रीजन जो है, कॉजेज इफेक्ट रिलेशन वो बनाए जाते हैं। कल की क्लास में देखा था कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर कार्य और कारण के अंदर संबंध नहीं होता है, इसलिए इसको विज्ञान नहीं माना जा सकता। कुछ राजनीतिक विद्वान ऐसा मानते हैं, लेकिन जिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट का ये मानना है कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है, उन्होंने क्या लॉजिक दिया कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी कॉजेज इफेक्ट रिलेशन है, कार्य और कारण के बीच में संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रांतियां क्यों होती है? देखो अलग अलग देशों में क्रांतियां हुई, भारत में भी हुई, अमेरिका के अंदर भी हुई, फ्रांस के अंदर भी हुई, इंग्लैंड के अंदर भी हुई। तो क्रांतियां क्यों हुई? तो एक उसके पीछे सामान्य कारण क्या बता सकते हैं कि जब शासक, जिसके हाथ में शासन की सत्ता है, अगर वो लोगों पर अत्याचार करेगा, अगर वो लोगों को शासन में भाग लेने से वंचित करेगा, उनका शोषण करेगा, अगर उनके ऊपर निरंकुश शासन थोपेगा, तो लोग अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए क्रांति करेंगे। अब ये भारत में भी हो सकती है, विश्व के किसी भी राज्य में हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, काम क्या हुआ, क्रांति, और उसके पीछे एक निश्चित कारण हम बता रहे हैं कि क्रांतियां क्या होती है। अच्छा, आप लोग कल्पना करो, अगर किसी देश में सब कुछ सही चल रहा है तो क्रांति होगी क्या? नहीं होगी। क्रांति कब होगी? जब इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होगी तो वो क्रांति को उत्पन्न करेगी। तो कहने का मतलब एक काम हुआ क्रांति और उसके पीछे निश्चित कारण है। एक एग्जाम्पल तो ये। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज करो अभी हम बात कर रहे हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, हम भारत के ही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कांग्रेस ने 1950 में 51 में जब चुनाव हुए, तो कांग्रेस का भारत के ऊपर शासन स्थापित हुआ और लंबे समय तक, हम ये कह सकते हैं कि लंबे समय तक भारत पर कांग्रेस के द्वारा शासन किया गया। तो क्यों ये कार्य क्यों हुआ? इसके पीछे हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं कि कांग्रेस की जो विचारधारा रही, कांग्रेस ने लोगों के लिए जो काम किया, जो पॉलिसीज बनाई, और जिस तरह से कांग्रेस की लीडरशिप, जो करिश्मेटिक लीडरशिप जिसको हम चमत्कारिक नेतृत्व कहते हैं, वो जिस तरह से विकसित हुआ, उस कारण से उस दल का प्रभाव उत्पन्न हुआ। वर्तमान में अभी हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी भारत की राजनीति पर हावी क्यों है? तो उसके पीछे भी कारण है कि बीजेपी की कुछ लीडरशिप, कुछ नेतृत्व ऐसा उभरा है जिसने लोगों को प्रभावित किया है। वो नेतृत्व चमत्कारिक व्यक्तित्व वाला नेतृत्व भी कहा जाता है। तो ये एक कारण है। इसी तरह से राजनीति विज्ञान में भी जो कारण हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई पॉलिसी अगर या अभी धारा 370 को समाप्त किया, क्यों किया? क्योंकि लंबे समय तक इसको एक डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसीज माना जा रहा था, एक ऐसी नीति माना जा रहा था जो भारतीयों के बीच में विभेद उत्पन्न करती है। कश्मीर के लोगों को धारा 70 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और बाकी लोगों को उन अधिकारों से वंचित रखा गया। तो समस्त भारतीयों में समानता लाने के लिए एक इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो की गई। तो कहने का मतलब राजनीति विज्ञान में भी
हर फंक्शन के पीछे कुछ सर्टेन रीजन होते हैं, और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि इसमें कार्य और कारण के बीच में संबंधों के कारण ये एक साइंस की कैटेगरी में काउंट किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर हम चौथी बात करें, कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है, तो उसके पीछे क्या रीजन दिया जा सकता है कि यहां पर भी एक्सपेरिमेंट संभव है, प्रयोग और परीक्षण संभव है। कल हम लोगों ने देखा था कि राजनीति विज्ञान के अंदर परीक्षण और प्रयोग संभव नहीं है, जैसे कि नेचुरल साइंसेज में होता है। नेचुरल साइंसेज में क्या रीजन दिया गया कि एक बंद लेबोरेटरी होती है, और उस बंद लेबोरेटरी में जो निर्जीव प्राणी होते हैं उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। विश्व के कहीं भी कोने में इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करो तो सेम रिजल्ट आते हैं, इसलिए वो नेचुरल साइंस साइंस है। पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ की लेबोरेटरी बहुत बड़ी है सोसाइटी, और जिन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो सजीव चेतनशील प्राणी हैं, परिवर्तनशील हैं, इसलिए उनके ऊपर अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो सक्सेस नहीं होंगे, इसलिए ये एक साइंस नहीं है। ऐसा कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट का आर्ग्यूमेंट था। लेकिन लेकिन इसके अगेंस्ट कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, और उस प्रयोग करने के लिए लेबोरेटरी कौन सी है? पूरी सोसाइटी। और ये खुशी की बात है कि जब भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर किसी विषय को लेकर प्रयोग किया जाता है तो समाज को ध्यान में रखकर, जिस समाज के ऊपर वो नीति क्रियान्वित की जानी है, उस समाज को ध्यान में रखते हुए उस समाज पर ही प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोगशाला क्या है? पॉलिटिकल साइंस की लेबोरेटरी क्या है? पूरी सोसाइटी। और इसीलिए जब इस सोसाइटी के ऊपर कोई नई चीज लागू करनी होती है तो वो पूरी सोसाइटी के लोगों को ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और जब वो उस पर्टिकुलर एरिया, एक निश्चित क्षेत्र में जब वो प्रयोग सफल होता है तो उसके बाद उसके परिणामों को पूरे देश के ऊपर लागू किया जाता है। तो इस रूप में हम क्या कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में भी ऑब्जर्वेशन संभव है, परीक्षण संभव है, और परीक्षण के साथ साथ प्रयोग भी संभव है। इसके लिए मैं आपको दो दो एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने स्कूल की बुक्स के अंदर पढ़ा होगा, नागौर डिस्ट्रिक्ट का नाम हमारे यहाँ पर सुना होगा। नागौर क्यों फेमस है? हमारे यहाँ पर गांवों के अंदर स्थानीय शासन के रूप में पंचायती राज व्यवस्था चल रही है ना। तो और अभी पूरे भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था चल रही है, जहां पर गांव के अंदर ग्राम पंचायत होती है, उसके ऊपर पंचायत समिति होती है, उसके ऊपर जिला परिषद होती है। आज पूरे देश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के तहत अप्लाई किया जा रहा है, संवैधानिक व्यवस्था है आफ्टर 1993-94। ठीक है, लेकिन इस व्यवस्था का शुरुआत कहां से हुई? तो आपने नागौर डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना है राजस्थान में। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे पहले केवल उसी नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचायती राज की शुरुआत हुई। लोगों को, स्थानीय लोगों को शासन में भाग लेने का अवसर दिया गया, और जब देखा गया कि हाँ, इससे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को बल मिल रहा है, लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, शासन की शक्तियां स्थानीय लोगों के पास जा रही है, तो बाद में इस व्यवस्था को पूरे देश के ऊपर लागू किया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी हमारे अंदर गांवों के अंदर एक रोजगार गारंटी योजना चल रही है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसमें प्रतिवर्ष मनरेगा मनरेगा जिसको हम लोग कहते हैं, तो जिसमें प्रतिवर्ष 100 दिन का अनिवार्य रोजगार हर परिवार को दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। आप लोगों को पता होगा 2006 के अंदर जब ये योजना प्रारंभ की गई थी तो भारत के केवल 100 जिलों के अंदर, लगभग 642 डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के अंदर, उसमें से केवल 100 जिलों के अंदर इस योजना को लागू किया गया, और एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पर। और जब उन 100 जिलों के अंदर ये योजना सफल रही तो आज पूरे देश के अंदर मनरेगा चल रहा है। तो कहने का मतलब ये 100 जिले क्या थे, या पंचायती राज के लिए नागौर क्या था? वो एक प्रयोगशाला थी। उस प्रयोगशाला में जब ये एक्सपेरिमेंट सफल हुए तो उसको बाद में पूरे देश के ऊपर लागू किया। तो कहने का मतलब राजनीति विज्ञान के अंदर भी इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट, इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन संभव है, और इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस भी एक साइंस है। एक अगला आर्ग्यूमेंट और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंदर भी फोरकास्ट या भविष्यवाणियां की जा सकती है। कल हम लोगों ने देखा था कि कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर भविष्यवाणियां नहीं की जा सकती, लेकिन नहीं, पॉलिटिकल साइंस में भी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं।
और उन संभावनाओं में बल होता है, क्योंकि संभावनाएं व्यक्त करने के लिए जो तत्कालीन परिस्थितियां होती है, उन्हीं परिस्थितियों को, उन्हीं सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी सपोज करो राजस्थान में चुनाव हो जाए, है ना, तो चुनाव हो जाए और सपोज करो अशोक गहलोत बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो हम क्या संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि अशोक गहलोत फिर से सत्ता में आ जाएंगे। और सपोज इसका उल्टा अगर हम मान लें कि अशोक गहलोत से राजस्थान की जनता खुश है ही नहीं और राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, तो हम क्या संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं नहीं, इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। तो कहने का मतलब पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है वर्तमान हालातों को देखते हुए, वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर। एक तो ये तर्क कि राजनीति विज्ञान में इस प्रकार की संभावना आधारित भविष्यवाणी संभव है। दूसरी बात कि पॉलिटिकल साइंस के कुछ साइंटिस्ट ये भी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि केवल भविष्यवाणी के आधार पर कि किसी विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है इसलिए वो साइंस है, वो गलत है। केवल भविष्यवाणी करने के आधार पर किसी भी विषय को साइंस नहीं कहा जा सकता। क्यों? जैसे कई बार आप लोग अक्सर अखबारों में देखते होंगे कि इस वर्ष मानसून बहुत तेज है, बहुत बहुत ज्यादा बारिश होगी, और हमें पता चलता है कि वो एवरेज से भी कम बारिश हुई। इस बार कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और पता चला सर्दी पड़ती ही नहीं है। तो जैसे मौसम विज्ञानों के अंदर भविष्यवाणियां गलत साबित होती है, लेकिन फिर भी मौसम विज्ञान एक विज्ञान है ना, तो उसी प्रकार से हो सकता है राजनीति विज्ञान के अंदर कुछ भविष्यवाणियां, कुछ संभावनाएं सही नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अधिकांश संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं और उन संभावनाओं में सत्यता के अंश होते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है, क्योंकि इसमें भविष्यवाणियां है। एक विद्वान है पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिसका नाम है फाइनर। फाइनर की एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम लोग कोट कर सकते हैं। फाइनर कहते हैं कि यदि हम निश्चित भविष्यवाणी करने वाले पैगंबर नहीं बन सकते, तो संभावनाएं प्रकट करने वाले सिद्ध पुरुष तो बन ही सकते हैं। मतलब हम जरूरी नहीं है कि सटीक भविष्यवाणियां करें, लेकिन हम एस्टिमेट तो लगा सकते हैं, हमें अजम्पशन तो लगा सकते हैं कि हाँ देखो ऐसा होगा और वैसा। वो संभावनाएं किस आधार पर होगी? जो कुछ भी हमारे सामने घटित हो रहा है उसको देखते हुए हम भविष्य की संभावनाएं कर सकते हैं, और पॉलिटिकल साइंस में ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जाती है। तो ये जो बातें हैं पॉलिटिकल साइंस में संभावनाओं से जुड़ी हुई, वो बातें सकारात्मक होती हुई नजर आती है। उदाहरण के तौर पर हम दो बातें कर सकते हैं कि अगर किसी देश के अंदर बहुत ज्यादा शासक बहुत ज्यादा निरंकुश है, तो हम क्या संभावना व्यक्त कर सकते हैं, क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं कि देखो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग एकत्रित होंगे, क्रांति करेंगे और इस सरकार का तख्ता पलटेंगे। इसी तरह से हम दूसरी बात क्या कर सकते हैं, हो सकता है किसी देश के अंदर कोई एक युवा जो राजनीतिक गतिविधियों के अंदर सक्रियता से भाग ले रहा है, लोग उसकी बातें सुन रही हैं, तो हम क्या संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि देखना ये एक दिन आने वाला शासक बनेगा। जैसे चंद्रगुप्त के बारे में चाणक्य ने अपनी राय व्यक्त की थी कि इसको भारत का शासक बनाएंगे। उसके बालपन के अंदर उसके जो गुण और उसकी विशेषताएं देखी, उसके आधार पर चंद्रगुप्त के अंदर एक शासक की संभावना चाणक्य ने देखी थी। तो ये बातें क्या इंगित करती है कि पॉलिटिकल साइंस में भी संभावनाओं के आधार पर भविष्यवाणियां संभव है, इसीलिए इसको हम एक साइंस की कैटेगरी का विषय मान सकते हैं। फिर एक आखिरी बात, और क्यों पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है, तो इसमें हम एक और आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है वो स्टेबल है और वो यूनिफॉर्म वाला है। स्टेबल और यूनिफॉर्म का मतलब जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट कल ये कह रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं है, उसके पीछे उन्होंने लॉजिक क्या दिया था कि राजनीति विज्ञान में सजीव प्राणियों का अध्ययन किया जाता है जो कि परिवर्तनशील है, बार बार मनुष्य का व्यवहार बदलता रहता है। हो सकता है अभी उसको गुस्सा आ रहा है, हो सकता है थोड़ी देर बाद उसका स्वभाव शांत हो जाए। तो ऐसे परिवर्तनशील चरित्र और स्वभाव वाले इंसान पर जब स्टडी की जाएगी तो उसके निष्कर्ष सही नहीं आएंगे, इसलिए उसको हम साइंस नहीं मान सकते। ये एक अलग आर्ग्यूमेंट था। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अंदर कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि यहाँ का सब्जेक्ट मैटर भी जो है वो मनुष्य है, और वो मनुष्य का स्वभाव जो है वो स्टेबल भी है, स्थायी भी है, और वो यूनिफॉर्म भी है। माना कि मनुष्य का व्यवहार परिवर्तनशील रहता है और उसके कारण जो भी स्टडी की जा रही है उससे अलग अलग परिणाम आने की संभावना रहती है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि विश्व के किसी भी कोने में अगर एक जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो एक जैसी घटनाओं पर मनुष्य का स्वभाव भी
मनुष्य का व्यवहार भी एक जैसा होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अभी अमेरिका का लेता हूं। और आईपीएल जो क्रिकेट आप लोग देख रहे हैं, उस आईपीएल का एग्जांपल से उसको कनेक्ट करते हैं। आपको ही पता होगा, कुछ महीने पहले अमेरिका के अंदर एक पुलिस ऑफिसर ने एक अश्वेत व्यक्ति को, उसकी हत्या एक पुलिस वाले के माध्यम से हो गई, और पूरे अमेरिका के अंदर अश्वेत लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया, सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया, कुछ हिंसक गतिविधियां भी हुई। अमेरिका से धीरे धीरे ये बात कहां तक फैली, विश्व के दूसरे देशों में भी फैली। अभी आपने देखा होगा कि मुंबई इंडियंस के एक प्लेयर है हार्दिक पांड्या, उन्होंने रन बनाने के बाद उनके जो कप्तान थे, जो अश्वेत कप्तान थे किरण पोलार्ड, उनकी तरफ इशारा करते हुए वो जो मूवमेंट अमेरिका में चल रहा था उसको सपोर्ट किया था कि जो ब्लैक्स लोग हैं, अश्वेत लोग हैं, उनको भी जीने का अधिकार है। और बहुत सारे मीडिया के अंदर इस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश की गई। तो कहने का मतलब क्या है, घटना एक हुई, अमेरिका के किसी कोने में एक घटना हुई, और उस घटना पर पूरे विश्व के अंदर मनुष्यों का स्वभाव एक जैसा नजर आया, मनुष्यों का रिएक्शन एक जैसा नजर आया। तो ये रियलिटी है। कहने का मतलब कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी अगर समान घटनाएं होती हैं, तो उन समान घटनाओं पर मनुष्यों का स्वभाव, मनुष्यों का व्यवहार एक जैसा होता है। और जब ऐसे एक जैसे निश्चित एक रूप व्यवहार की स्टडी की जाती है, तो उसका निष्कर्ष भी प्रामाणिक होता है और स्वीकार्य होता है। तो ये एक और अगली बात हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि समान परिस्थितियों में, समान घटनाओं में ये जो अध्ययन सामग्री है राजनीति विज्ञान की, वो परिवर्तनशील होती हुई नजर नहीं आती है, बल्कि उसमें एक रूपता और स्थायित्व रहता है। तो इन कारणों के आधार पर पॉलिटिकल साइंस को भी एक साइंस की कैटेगरी के अंदर ले सकते हैं। निष्कर्ष की अगर हम बात करें, पहला निष्कर्ष कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या नहीं, तो इसमें हम लोगों ने दो तर्क देखे। कुछ विद्वान क्या कहते हैं, बर्क, मैटलैंड, लोवेल, ब्राइस, बकल जैसे विद्वान ये कहते हैं कि ये तो विज्ञान है ही नहीं। तो क्या ये सही है? तो हम कह सकते हैं कि नहीं, इन लोगों का ये तर्क पूरी तरह से गलत है। तब सही क्या है? तो सही में हम बता सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है, अरस्तु से लगाकर वर्तमान तक, जिसमें हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, सिज्विक, लेविस, ब्लंशली, गार्नर, पोलक आदि ये जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, इन लोगों ने जो तर्क दिए हैं वो विश्वसनीय तर्क हैं, प्रामाणिक तर्क हैं, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है। यहां आप ध्यान रखना, निष्कर्ष की हम बात कर रहे हैं, साइंस है या नहीं, तो हम क्या कहेंगे, पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है। लेकिन कौन सा साइंस? तो वो आपके दिमाग में याद रखना जरूरी है कि ये नेचुरल साइंस नहीं है, ये एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जिस मनुष्य के बिहेवियर की स्टडी की जाती है, वो मनुष्य समाज में रहता है, समाज की अपनी विशेषता है, वो समाज मनुष्य को प्रभावित करता है। इसीलिए समाज में रहने वाले इस मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करने वाला ये विषय एक सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो ये पहला पक्ष हुआ राजनीति विज्ञान की प्रकृति में कि ये विज्ञान है या नहीं। तो हमने निष्कर्ष के तौर पर कहा कि ये एक विज्ञान है, इसका लॉजिक हमने देखे। और कौन सा विज्ञान है? ये एक सोशल साइंस है, समाज विज्ञान है। अब एक छोटे से दूसरे पक्ष की तरफ हम मूव करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक कला भी है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के साथ साथ कुछ लोग एक आर्ट या कला के रूप में भी मानते हैं। अभी हमने एक विद्वान का नाम लिया था, बकल। बकल ने क्या कहा, ये कलाओं में सबसे पिछड़ी हुई कला है, सबसे पिछड़ी हुई कला है। मतलब उन्होंने पिछड़ा हुआ माना, लेकिन कला तो माना। तो ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को एक आर्ट के रूप में मानते हैं। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आर्ट कहते हैं किसको है, कला किसको कहते हैं, और फिर दूसरा पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति विज्ञान आर्ट कैसे है। तो अगर हम एक सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें, कला क्या है, तो सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है, जीवन जीने का नाम कला है। हम जिंदगी को जैसे भी जीते हैं वो कला है। जैसे सपोज करो मुझे अच्छा गाने का शौक है, मैं दिन भर गाना गुनगुनाता रहता हूँ और मैं अच्छा गाता हूँ, ये एक कला है। मुझे डांस का शौक है, मैं जिंदगी में अपने सारे काम इसी तरह से मस्त रहकर डांस करते हुए करता हूँ, तो डांस करना एक कला है। मुझे बहुत अच्छी चित्रकारी करने का शौक है, मुझे अच्छा खाना बनाने का शौक है, मुझे घूमने का शौक है, मुझे अच्छा पहनने का शौक है। मतलब मैं अपनी जिंदगी को किस तरह से अपने हिसाब से जी रहा हूँ और अपने जीवन को अच्छा बना रहा हूँ, सुंदर बना रहा हूँ। तो जो मैं जिस तरह से मैं, जो मेरा लाइफ स्टाइल है, वही सामान्य बोलचाल की भाषा में आर्ट या कला कहा जाता है। लेकिन अगर सैद्धांतिक तौर पर हम बात करें
तो किसी भी विषय को कला मानने के लिए दो बातें होना जरूरी है। किसी भी विषय को हम कला कब मान सकते हैं? पहली बात कि उस विषय को व्यवहार में, प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करना संभव हो। जैसे सपोज मैं अगर कह दूं कि इस तरह से कोई एक अच्छी डिश बनाई जा सकती है, मैं कह तो रहा हूं लेकिन व्यवहार में अगर वैसी डिश बनाई नहीं जा सकती, इसका मतलब वो कला नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि फला फला कंटेंट मिलाकर हम एक अच्छी खाने की डिश बना सकते हैं, और व्यवहार में भी अगर हम वो सारे कंटेंट मिलाकर एक अच्छी डिश बनाते हैं, तब हम क्या कहेंगे कि देखो ये एक आर्ट है, इसने कितनी अच्छी डिश बनाई है, कितना अच्छा खाना बनाया है। तो कहने का मतलब व्यवहार में जिस भी विषय को क्रियान्वित किया जा सकता है वो एक कला है। तो कला के लिए पहला लक्षण हम क्या बता सकते हैं कि जो भी बातें सैद्धांतिक तौर पर कही जा रही है उसको व्यवहार में लागू किया जाना आवश्यक है। और दूसरी बात क्या कही जाती है कि हम जिस विषय को व्यवहार में लागू कर रहे हैं उसका मूल्यात्मक होना भी आवश्यक है। मूल्यात्मक का मतलब उसके अंदर वैल्यू होना भी जरूरी है। वैल्यू का मतलब उसके अंदर कुछ अच्छाइयां होना भी जरूरी है। कला क्या करती है? जीवन को सुंदर बनाती है। जिस चीज की जीवन में कमी है उस कमी को पूरा करती है। हमारे हमारे इतिहास, हमारे साहित्य के अंदर एक बहुत अच्छी बात कही गई है, सत्यम शिवम सुंदरम। कला सत्य को शिव बनाती है और शिव को सुंदर बनाती है। तो इसी प्रकार जो कमी है मनुष्य के जीवन में, उस कमी को इस कला के माध्यम से दूर किया जाता है। इस सेंस में हम क्या कह रहे हैं, कला के अंदर वैल्यू होती है, उसके अंदर मूल्य समाहित होते हैं। तो किसी भी विषय को कला मानने के लिए दो आवश्यक लक्षण हम बता सकते हैं। एक, उसका व्यवहार में क्रियान्वित किया जाना संभव होना चाहिए, और दूसरा उसका मूल्यात्मक रूप में उसके अंदर मूल्यों का समावेश होना जरूरी है। अब क्या ये दो बातें पॉलिटिकल साइंस पे लागू होती हैं? तो इस रूप में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस कला है या नहीं। तो हम बता सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में भी सैद्धांतिक तौर पर जो भी बातें कही जाती हैं वो व्यवहार में भी क्रियान्वित की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी, हमने लोकतंत्र की बात कही कि लोकतंत्र ऐसा ऐसा होता है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी लागू कर रखा है हमने विश्व में, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी लागू कर रखा है। राजतंत्र इस प्रकार का होता है, या सूचना का अधिकार इस प्रकार का होता है। तो जो जो भी नियम हम बना रहे हैं उन सब नियमों को हम व्यवहार में क्रियान्वित कर सकते हैं। जो जो भी मापदंड हम तय कर रहे हैं उन मापदंडों को समाज की कसौटी पर परखा जा सकता है। तो इस सेंस में राजनीति विज्ञान को क्या कह सकते हैं कि ये एक कला है। तो जो पहला लक्षण कला का होना चाहिए कि सैद्धांतिक चीजों को व्यवहार में लागू किया जा सकता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में भी सैद्धांतिक नियमों को व्यवहार में शासन के संचालन के रूप में, शासन के निर्माण के रूप में क्रियान्वित किया जा सकता है। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस भी मनुष्य के जीवन को सुंदर बनाने का काम करता है। मनुष्य के अंदर जो राजनीतिक गैप है, अंतराल जिसको हम कहते हैं, कि जैसे सपोज करो आज एक 10 साल का बच्चा ये नहीं समझता है कि वोट डालना क्या होता है, वोट कैसे डालता है, कैसे डाला जाता है। लेकिन जैसे ही वो 18 साल का होता है उसको राजनीतिक गतिविधियों का अनुभव होता है, वो वोट डालकर राजनीतिक सहभागिता क्या होती है, उसमें उसका क्या रोल होता है, उस ज्ञान को वो सीखता है। तो कहने का मतलब धीरे धीरे राजनीति से जुड़ी हुई जानकारियां, राजनीति विज्ञान व्यक्ति के अंदर उस ज्ञान को वो प्रदान करता है, और इसलिए जो एक अंतराल है व्यक्ति के अंदर राजनीति से जुड़ा हुआ, उस अंतराल को पाटने की कोशिश करता है। तो ये मूल्यात्मक है, मतलब व्यक्ति के जीवन में जो राजनीतिक कमी है, राजनीतिक ज्ञान की जो अभाव है, उस अभाव को पॉलिटिकल साइंस के स्टडी के द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो इन दो अर्थों में हम क्या कह रहे हैं, राजनीति विज्ञान एक कला है। तो ये दूसरा पक्ष हुआ राजनीति विज्ञान एक कला के रूप में। इस पूरी बात का यदि हम निष्कर्ष निकालें, कल की क्लास और आज की क्लास का, तो पूरी बात की निष्कर्ष के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है। तो प्रकृति में हम सबसे पहले बता सकते हैं राजनीति विज्ञान एक समाज विज्ञान है। और दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं, समाज विज्ञान के साथ साथ ये एक कला भी है। दो बातें हम राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। इन दोनों को यदि वापस दूसरे शब्दों में कहें तो एक ऐसा समाज विज्ञान जिसमें कला का पक्ष समाहित है, वो अपनी प्रकृति से राजनीति विज्ञान है। यह आपका सेकंड टॉपिक पूरा हुआ।
नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस।